हाय गाइस, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज भी इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास 7 का सिविक्स का चैप्टर 1 है ये डेमोक्रेसी। तो देखिए इस चैप्टर को हम नोट्स की हेल्प से समझेंगे और नोट्स में सारे इंपॉर्टेंट हेडिंग्स विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे प्लस हाईलाइटेड वर्ड्स मिलेंगे जिससे आप रिवाइज भी कर सकते हो और पूरे के पूरे पॉइंट को पूरे के पूरे कंटेंट को समझ सकते हो कि उस पॉइंट में क्या चीज़ थी और बहुत अच्छे समझ में भी आ जाते हैं पॉइंट्स में चीज़ें और काफ़ी लंबे समय तक आपको चीज़ें याद भी रहेंगी। ठीक है, और देखिए डेमोक्रेसी चैप्टर का नाम है तो थोड़ा सा हेडिंग से समझ लेते हैं, फिर इंट्रोडक्शन में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड डेमोक्रेटिया से आया है। डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेटिया का मतलब होता है रूल। तो अब जब आप ये दोनों शब्दों को जोड़ोगे तो आपको मीनिंग मिलेगा रूल ऑफ द पीपल, यानी ऐसी गवर्नमेंट या ऐसी कंट्री जहाँ पे लोग ही रूल करते हैं, ठीक है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, तो उसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। अच्छा, आप इंट्रोडक्शन में देख लीजिए क्या है। तो इंडिया जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं तो इंडिया अच्छा एग्जाम्पल है। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे हर कोई इक्वल है, ठीक है, और कैसे इक्वल है बिफोर लॉ। आप देखोगे इकोनॉमिकली भी इक्वल है, सोशली देखो आप सोसाइटी में जब रहते हैं तो सब इक्वल हैं, किसी से कोई भेदभाव नहीं होता और लॉ के सामने तो सभी इक्वल हैं, ठीक है, लॉ से कोई ऊपर नहीं है, लॉ के कोई कह नहीं सकते कि कोई नीचे भी है, सब बिफोर है, इक्वल है। अच्छा, जैसे कि सेम क्राइम के लिए प्रेसिडेंट को भी सेम पनिशमेंट मिलेगी और कोई कॉमन मैन है तो उसको भी सेम पनिशमेंट मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है। इसके बाद देखिए हर एक जो सिटीजन होता है उसे राइट टू चैलेंज एनीथिंग दैट इज अनजस्ट। इसके साथ ही हर एक सिटीजन जो भारत का नागरिक होता है उसे कुछ राइट भी मिले होते हैं और उनमें से एक राइट है राइट टू चैलेंज, यानी अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप उसके अगेंस्ट जा सकते हो, ठीक है, आप उसके लिए अपील कर सकते हो कोर्ट में। इसके बाद देखिए विलेज पंचायत, हर जगह इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो डिफरेंट लेवल पे काम करती हैं। जैसे स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट होती है, यूनियन लेवल पे पूरी कंट्री के लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। इसी तरह के से जो लोकल लेवल में विलेज पंचायत होती है। तो इस तरह की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होती हैं जहाँ पे लोग जाके अपील कर सकते हैं, ठीक है, कोई राइट नहीं मिल रहा तो उसके लिए अपील कर सकते हैं। इसके अलावा दे प्रोवाइड अ फोरम फॉर द पीपल टू डिस्कस एंड डिसाइड ऑन इशूज कंसर्निंग देयर लाइफ इन द विलेज। इसके अलावा वह एक फोरम भी प्रोवाइड करते हैं, एक ऐसी जगह प्रोवाइड करते हैं लोगों को जिसमें वो डिस्कस कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं जो भी इशूज़ होते हैं जब वो गांव में रहते हैं, उनके लाइफ से रिलेटेड जो भी इशूज़ होते हैं तो उससे रिलेटेड वो चीज़ों को वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। डेमोक्रेटिक सेटअप जो होता है वहाँ उसमें काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं वेरियस लेवल्स पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया स्टेट गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायत, विलेज पंचायत जो गांव में होती हैं। अब आते हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट देख लेते हैं। देखिए अगर आप थ्रू आउट द वर्ल्ड जाएंगे तो आपको डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट मिलेंगी। ऐसा नहीं है हर जगह आपको डेमोक्रेसी मिले, डेमोक्रेसी बिल्कुल हाँ, वहाँ पे इक्वलिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे राइट्स ज़्यादा लोगों को मिलते हैं, बट इसके अलावा भी और भी तरह की गवर्नमेंट होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एब्सोल्यूट मोनार्की, ठीक है, जब कोई एक किसी कंट्री में राजा और रानी का शासन होता है तो उसको हम एक एब्सोल्यूट मोनार्की बोलते हैं, यानी वो अपने सेल्फ रूल करते हैं, उनके रूल में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर आप एज अ पब्लिक अपने राइट्स मांगते हो, उनको क्रिटिसाइज करते हो तो आपको पनिशमेंट भी मिलती है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे होती हैं, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं होती। तो अगर आप थ्रू आउट द वर्ल्ड देखो तो तीन तरह के शासन होते हैं। एक आपकी डेमोक्रेसी हो गई, एक आपकी मोनार्की सिस्टम हो गई जहाँ पे राजा रानी, और ये हेरिडिटरी सिस्टम होता है यानी राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा। तो इस तरह से ये एक हेरिडिटरी सिस्टम होता है। अच्छा, और वहाँ पे आपको राइट टू चूज़ तो मिलता ही नहीं, मतलब आप अपने शासक को चूज़ नहीं कर सकते जैसे आप डेमोक्रेसी में करते हो। किंग भाई हेरिडिटरी है भाई, ऑब्वियसली बात है किंग का बेटा किंग ही बनेगा। इसी तरह से डिक्टेटरशिप में एक पावरफुल इंसान जो होगा, जो मिलिट्री का रूलर होगा, शायद वो एक रूलर बन जाए नया और वो अनइलेक्टेड, उसको भी लोग चूज़ नहीं करते। और यहाँ भी वही है, वो भी अपना एब्सोल्यूट पावर के हिसाब से अपना रूल करेगा, किसी लॉ को नहीं मानेगा, उसको कोई क्रिटिसाइज करेगा तो उसको पनिशमेंट भी दे सकता है। बट हाँ, डिफरेंस ये है डिक्टेटरशिप और मोनार्की का कि डिक्टेटरशिप हेरिडिटरी नहीं होती, यानी जो पावरफुल होगा वो अपनी पावर को सस्टेन करने के लिए रूल कर सकता है, बट ये ऐसा नहीं है कि उसका बेटा ही नेक्स्ट डिक्टेटर बनेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, ये जो लोग होते हैं, ये अगर मोनार्की देख लें, डिक्टेटरशिप देखें, तो वो लोगों के प्रति अकाउंटेबल नहीं होते, ठीक है, लिखा है ना पॉइंट में, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबल का मतलब आंसरेबल, अगर आप उनसे कोई सवाल पूछोगे तो वो आंसर तो बहुत दूर की बात है, सीधे पहले आपको पनिश कर देंगे, आपको जेल में डाल दिया जाएगा या आपको देश से निकाल दिया जाएगा। तो वो बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं होते, आंसरेबल नहीं होते। बट डेमोक्रेसी में आप सरकार से, जो मंत्री हैं, जो भी डिपार्टमेंट संभालते हैं, मिनिस्टर्स, आप उनसे सवाल पूछ सकते हो और वो जवाब देंगे ही देंगे। तो
उनको डर भी होता है कि हाँ उनकी गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी अगर वो अच्छे से काम नहीं करेंगे। बट मोनार्की और डिक्टेटरशिप में ऐसा कोई डर नहीं होता, क्योंकि वो अकाउंटेबल होते नहीं, ना कोई सवाल का जवाब देना है, और अगर कोई कुछ पूछता है तो उसको पनिश कर देते हैं। तो इस हिसाब से वो आराम से अपने जो है रूल को रूल करते हैं, और इसी वजह से उसे आप कह सकते हो एक एब्सोल्यूट मोनार्की और एक एब्सोल्यूट रूल माना जाता है। डेमोक्रेसी जो है वेरी डिफरेंट होती है फ्रॉम द रूल ऑफ अ किंग और अ डिक्टेटर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पीपल्स का रूल होता है, यानी लोगों का राज होता है, क्योंकि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव अपनी सरकार को खुद ही चुनते हैं, और साथ ही अगर वो अच्छा काम नहीं करते तो 5 साल होने से पहले उन्हें हटा भी सकते हैं। पीपल देखिए लिखा ये इन्वॉल्व होते हैं फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टली या चाहे इनडायरेक्टली ले लो, और ये किसके थ्रू, इलेक्शन के थ्रू, क्योंकि इलेक्शन के थ्रू ही वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। अच्छा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या क्या होती है, जब गवर्नमेंट जो है इलेक्टेड होती है, यानी लोगों के द्वारा चुनी हुई होती है, और लोगों के द्वारा ही रन कराई जाती है, यानी उनके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, और वो वोट दे के उनको चूज़ करते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ में, इंडिया में भी, पीपल जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं फिक्स टर्म के लिए, जैसे मैंने बोला 5 ईयर्स, और उसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो गवर्नमेंट बनाते हैं और उसको चलाते हैं, और लोगों के बिहाफ पे चलाते हैं, यानी लोगों की भलाई के लिए ही काम करते हैं। इसको हम इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। अनलाइक द मोनार्कीज, in most democracies the head of the country president is also elected by the people. Such countries are called republics. अच्छा, आप एक चीज़ और देखिएगा कि आपने देखा होगा हमारी कंट्री में जब प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन होते हैं तो पूरी कंट्री में वोट पड़ते हैं, ठीक है, हर किसी को राइट टू वोट मिलता है, तो वो एक तरह की आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ठीक है। आप इसी तरह से आप देखोगे प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है इंडिया में, तो हम सारे लोग जो होते हैं कॉमन मैन वो वोट नहीं देते, ठीक है, पूरी कंट्री में वोटिंग नहीं होती, सिर्फ पार्लियामेंट में होती है, और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं वो वोट देते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। अच्छा, बहुत सारी कंट्रीज़ में जो पॉइंट लिखा है, प्रेसिडेंट जो होता है वो लोगों के द्वारा चूज़ होता है, ठीक है, जैसे हमारी कंट्री में नहीं, हमारी कंट्री में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लोगों के द्वारा चूज़ होता है, प्रेसिडेंट सिर्फ जो पार्लियामेंट के लोग हैं उनके द्वारा चूज़ होता है। बट बहुत सारी कंट्री में क्या होता है कि जो कंट्री में जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन, पूरा जो प्रेसिडेंट चूज़ होता है वो इलेक्शन के थ्रू होता है, और तब उस कंट्रीज़ को हम रिपब्लिक्स बोलते हैं। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जो हेड ऑफ द कंट्री होता है वो कैसा होता है, वो चूज़ मतलब इलेक्शन के थ्रू आया होता है, यानी इलेक्टेड आया होता है। इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेटिक यानी लोगों द्वारा चूज़ होते हैं, और रिपब्लिक जो हेड होता है वो बिल्कुल लोगों के द्वारा ही चूज़ होके आया होता है, चाहे वो हेड जो गवर्नमेंट हो। हेड देखिए, गवर्नमेंट का हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, सरकार का हेड, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ वोट्स जिस पॉलिटिकल पार्टी को मिलते हैं उसी का मेंबर जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है और अपनी सरकार बनाता है और रूल करता है 5 ईयर तक। इसी तरह से जो आप कह सकते हो स्टेट मतलब नेशन, पूरी कंट्री का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, जो इलेक्टेड होता है पीपल, ठीक है, पीपल के डायरेक्टली तो नहीं होता है बट रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू होता है, तो आप कह सकते हो कि वो इलेक्टेड ही है। तो इस तरीके से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम यहाँ पाया जाता है। मीनिंग क्या है डेमोक्रेसी की, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था, डेमोक्रेसी वर्ड जो है रूल ऑफ द कॉमन पीपल है, ग्रीक लैंग्वेज से आया, डेमोक्रेटिया शब्द है, डेमोस मतलब कॉमन पीपल और क्रेटोस मतलब पार, ठीक है, दोनों को आप ज्वाइन कर दो तो आपको मिल जाएगा रूल ऑफ द पीपल। न्यूजीलैंड जो है वो फर्स्ट नेशन बना था जिसने इक्वल वोटिंग राइट्स दिया था सिटीजन्स को अर्ली एज 1893 में, ठीक है। अच्छा, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। आपसे मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी पूछा जा सकता है, आपसे ये न्यूजीलैंड वाला पूछा जा सकता है, साथ ही आपसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पूछा जा सकता है कि मोनार्की सिस्टम क्या है, डिक्टेटरशिप क्या है, ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या है, रिपब्लिक का क्या मतलब होता है, तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं पीपल्स पावर पे। तो पीपल्स पावर की बात हो रही है तो देखिए 16 प्रेसिडेंट थे यूएसए के, अब्राहम लिंकन, उन्होंने डेफिनेशन दी थी डेमोक्रेसी की। उनके हिसाब से डेमोक्रेसी क्या है, तो इनके हिसाब से डेमोक्रेसी है अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा बनाई जाती है, लोगों के लिए बनाई जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है उससे हम जो है कहते हैं डेमोक्रेसी, ठीक है, अब्राहम लिंकन के वर्ड्स में, क्योंकि लोग जो है यहाँ पे वो वोट देते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव चूज होते हैं और वही फिर रूल करते हैं लोगों के लिए और लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, और ये सब इलेक्शन के थ्रू होता है। सुप्रीम पावर जो होती है, तो आप कह सकते हो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम पावर, जो सर्वोच्च शक्ति होती है, वो लोगों में ही, जो कॉमन पीपल है उन्हीं में निहित होती है, ठीक है, उनके पास ही होती है। देयर इज नो अथॉरिटी सुपीरियर टू द पीपल ऑफ द कंट्री, और कंट्री में क्या होता है, लोगों में ऐसा नहीं कोई अथॉरिटी है जो बहुत ही सुपीरियर है, नहीं, जो लोग हैं वही सुपीरियर हैं।
क्योंकि वही अपनी सरकार बनाते हैं और अगर वो अच्छा काम नहीं करती सरकार तो उसको हटा भी सकते हैं। यहाँ पे हर एडल्ट मैन देखिए 18 ईयर्स के एज के लोगों को यहाँ पे एडल्ट माना जाता है, तो 18 ईयर्स के लोगों को यहाँ पे राइट टू वोट मिलता है। तो सभी महिला और पुरुषों को यहाँ पे राइट टू वोट है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने के लिए। अच्छा, इसके साथ ही पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की जो रिफ्लेक्ट करती हैं विशेष ऑफ द पीपल, डेट इज द पब्लिक ओपिनियन। यानी सरकार जब भी कोई पॉलिसीज बनाती है तो उसमें पब्लिक की ओपिनियन भी होती है कि पब्लिक चाहती क्या है, ठीक है, क्या चाहती है। अगर वो अपने वहाँ पे रोड्स चाहती है कंस्ट्रक्ट कराना या डैम्स कंस्ट्रक्ट कराना चाहती है तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज में वो चीज़ें दिखती हैं। तो आप कह सकते हो कि वास्तव में पब्लिक ओपिनियन ही दिखती है कि लोग क्या चाहते हैं। हर एक सिटीजन देखिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है देश की डेस्टिनी को शेप करने में, क्योंकि अगर आपको देश का भविष्य तय करना है तो आप अपने इलेक्शन के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करके जब आप भेजते हो तो आप उसको एक जिम्मेदारी देते हो और आपको उम्मीद होती है कि वो अच्छा काम करेगा, आपकी भलाई के लिए काम करेगा। तो जब आपका भविष्य बन रहा है तो इसके साथ ही साथ आप देश का भविष्य भी बना रहे हो और उसको शेप कर रहे हो। नेक्स्ट है देखिए इलेक्शंस और जो पब्लिक ओपिनियन है, ये दो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं डेमोक्रेसी के जिससे लोग अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल करते हैं। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का रूल ऑफ लॉ। यानी डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है कि जो राजा रानी के शासन में आप देखते हो जो राजा रानी जो फैसला लेते हैं वो लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है, तो ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ है और हर कोई लॉ के सामने सब इक्वल है। अगर कोई प्रेसिडेंट हो या फिर कोई ऑर्डिनरी सिटीजन हो, सेम प्रोटेक्शन उसको लॉ से मिलती है और सेम अगर कोई क्राइम करते हैं तो सेम पनिशमेंट भी मिलती है। कोई भेदभाव नहीं होता यहाँ रिच और पुअर के बीच में, एडुकेटेड और अनएडुकेटेड के बीच में। साथ ही ये इंश्योर करता है नो वन अबव द लॉ, कि लॉ के ऊपर कोई नहीं है। रूल ऑफ लॉ जो है वो हमें प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन भी, सुरक्षा प्रदान करता है हर एक इंडिविजुअल को एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री अगेंस्ट सोशल इविल, जो समाज में बुराइयां हैं जैसे अनटचेबिलिटी है, चाइल्ड मैरिज है, ठीक है, अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत जो कि जो कास्ट सिस्टम पे बेस्ड था पूरा, तो वो थोड़ा मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। चाइल्ड मैरिज है, बचपन में शादी कर दी जाती थी बच्चों की। अदर फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, तो ये सारी चीज़ें भी जो है लॉ ने ये सारी चीज़ों को दूर किया है बुराइयों को। और इट मे बी डन डायरेक्टली बाय द पीपल दैमसेल्व्स और इनडायरेक्टली थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये चीज़ें देखिए जो भी प्रोटेक्शन है जो भी प्राप्त करनी है तो डायरेक्टली लोग अब पीपल करते भी हैं कोर्ट में जाके, और साथ ही वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू भी ये चीज़ें प्राप्त करते हैं, राइट्स उनको मिलते हैं लोगों को। हमारी कंट्री में जो पार्लियामेंट है इसके लिए बनाई जाती है जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं जो लोग चुन के भेजते हैं और फिर वो लॉ बनाते हैं हमारे लिए। इसी तरीके से देखिए जो पार्लियामेंट है वो पूरे देश के लिए लॉ बनाती है। इसी तरीके से स्टेट असेंबलीज यानी हर एक स्टेट में असेंबलीज होती हैं तो वो लॉ बनाती है सिर्फ स्टेट्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो डेमोक्रेसी है इज़ नॉट जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलोन। ऐसा नहीं कि सिर्फ डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है, बल्कि इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सोसाइटी एंड फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। इसके अलावा ये एक फॉर्म है सोसाइटी की भी और फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। यानी डेमोक्रेसी सोसाइटी में जब हम रहते हैं तो डेमोक्रेसी यानी इक्वलिटी मिलनी चाहिए, फॉर्म ऑफ इकोनॉमी यानी सबको कमाने के लिए इक्वल राइट्स भी मिलने चाहिए। अदर वर्ड्स में देखें तो जो वैल्यूज़ हैं डेमोक्रेसी की जैसे जस्टिस है, फ्रीडम है, ह्यूमन डिग्निटी है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप दूसरी कंट्रीज़ में जाएं जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें शायद आपको नहीं मिलें, ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आपको नहीं मिलें। पर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में आपको ये सारी वैल्यूज़ मिलती हैं जिससे सोशल और इकोनॉमिकल लाइफ जो होती है पीपल की वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती हैं। इसके अलावा ग्रांटिंग ऑफ द राइट टू वोट, डेमोक्रेसी में सबको राइट टू वोट मिलता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे आप किसी भी कास्ट के हो, रिलीजन के हो, कोई भी लैंग्वेज आप बोलते हो, आप सभी को राइट टू वोट मिलता है। और ये एडल्ट एज यानी 18 ईयर्स के बाद मिलता है सभी को और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन होता है। There should be a democratic society and an economic democracy to make it really meaningful. बट इसके अलावा भी जब तक सोसाइटी डेमोक्रेटिक नहीं होगी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं होगी, ठीक है, यानी सोसाइटी में जब तक सब लोग इक्वल नहीं होंगे और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी यानी सबको इक्वल राइट अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के वो लायक ना हो जाए, तब तक हम डेमोक्रेटिक सिस्टम एक तरह से ट्रू डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते हैं। तो इसको मीनिंगफुल और करने के लिए सोसाइटी को डेमोक्रेटिक होना चाहिए और इकोनॉमिक को भी डेमोक्रेटिक होना चाहिए। तो इसी दो पॉइंट्स को हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं इसका क्या मीनिंग है। तो अब आते हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटी पे। देखिए जब लोग जो है
इक्वल राइट इंजॉय करते हैं, ठीक है, उनको राइट टू वोट है और अपने रूलर्स को चूज़ भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस तरह के पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बोलते हैं, यानी डेमोक्रेसी डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब है यानी सबको एज अ कैंडिडेट पार्टिसिपेट करने का भी अधिकार होता है इलेक्शन में, वोट देने का भी अधिकार होता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करने का अधिकार होता है और साथ ही उनको हटाने का अधिकार भी होता है। तो उस तरह की डेमोक्रेसी को क्योंकि इक्वल राइट्स मिल रहे हैं और पॉलिटिक्स में मिल रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स के फील्ड में, तो उसे हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बोलते हैं। इसी तरीके से जब सोसाइटी में हर कोई किसी को समान अधिकार मिलते हैं रहने के, हर एक पब्लिक चीज़ों को इस्तेमाल करने का अधिकार मिलता है, तब हम सोसाइटी को एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बोलते हैं, जहाँ पे किसी तरह का भेदभाव, नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी किसी तरह का भेदभाव ना हो। और ये भेदभाव वाली चीज़ वो थी कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी। देखिए क्या था, पुराने ज़माने में जब कास्ट सिस्टम इंडिया में पाया जाता था अर्ली सोसाइटी में, तो यहाँ पे 4 कास्ट होती थी, ब्राह्मण्स, ठीक है, जो कि पूजा पाठ का काम करते थे और पढ़ाने का काम करते थे, शिक्षा देने का काम करते थे। क्षत्रिय होते थे जो वॉर में पार्टिसिपेट करते थे एज अ सोल्जर। उसके बाद वैश्य होते थे जो कि मर्चेंट्स का काम करते थे, व्यापारियों का काम करते थे। और जो 4th कास्ट थी वो थी शूद्रा, ठीक है। तो जो शूद्रास थे वो एक तरह के सर्वेंट्स थे इन तीनों कास्ट के, और उनको पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था, उन्हें पूजा पाठ करने का कोई अधिकार नहीं था, उनके घर अलग बनाए जाते थे, उन्हें सेम कुओं से पानी लेने का अधिकार नहीं था, सेम रास्तों पर चलने का अधिकार नहीं था। तो बहुत सारा भेदभाव उनके साथ होता था जिस वजह से वो बैकवर्ड हो गए। तो इसी चीज़ की अनटचेबिलिटी की बात की गई है, जो कि राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 17 के अंतर्गत ये अब हटा दिया गया है कोर्ट के द्वारा, लॉ के द्वारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और अब ये कोई चीज़ अगर इस तरह का भेदभाव करता है तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, यानी आपको पनिशमेंट मिल सकती है। यहाँ अब क्या है सोसाइटी में, तो यही बात हो रही है डेमोक्रेटिक सोसाइटी, यानी इस तरह का कोई भेदभाव, छुआछूत ना हो। लोग उन्हें छूने से डरते थे, कहते थे अगर हमने तुम्हें छू दिया तो हम पॉल्यूट हो जाएंगे, हमें फिर से नहाना पड़ेगा, ठीक है, अपवित्र हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम होती थी। तो इस वजह से सोसाइटी डेमोक्रेटिक नहीं थी, जो कि होनी चाहिए। तो अब जो है हर मैन और वीमेन को सबको ट्रीट इक्वली इसी तरह से। देखिए उस टाइम मैन को ज़्यादा वो कह सकते हो इंपॉर्टेंस देते थे, वीमेन को इतनी नहीं इंपॉर्टेंस देते थे, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी ग्रोथ और डेवलपमेंट की, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिलता था, बाहर नौकरी करने का अधिकार नहीं मिलता था, प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं मिलता था। तो ये सारे भेदभाव उस टाइम होते थे। तो उसको आप कह सकते हो कि सोसाइटी में जब इतना डिस्क्रिमिनेशन है तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम तो हुआ ही नहीं। तो सोसाइटी में अगर ये सही बुराइयां हट जाएं तो डेमोक्रेसी होती है। आप देखिए नो वन शुड इंजॉय मोर प्रिविलेजेस देन अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ। प्रिविलेजेस का मतलब होता है स्पेशल राइट्स। तो देखिए जैसे बाहर कंट्रीज में से मोनार्की, तो वो नोबल फैमिली में बॉर्न हुए हैं, रॉयल फैमिलीज में, तो उन्हें बहुत सारे अधिकार होते थे। तो पर इंडिया में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर रिलीजन, कास्ट या प्लेस या बर्थ में आप किसी पर्टिकुलर जगह में आपका जन्म हुआ है तो उस वजह से आपको स्पेशल राइट्स मिलेंगे, नहीं, सब इक्वल है, ठीक है। इसी तरह से कास्ट सिस्टम को जैसे मैंने बताया हटा दिया गया है, जिसमें अनटचेबिलिटी था, और एबॉलिश कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में इसको, ठीक है। तो ये चीज़ें लिखी हैं और आप सबको बेसिक राइट्स दे दिए गए हैं। हर कोई भी चीज़ जो है, पानी कहीं से भर सकता है, पब्लिक पार्क्स में बैठ सकता है, ट्रेन्स में जा सकता है, बसेस में बैठ सकता है। डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है वो इस तरह के सारे सोशल डिफरेंसेस को दूर भगा देती है, निकाल दिए हैं, और हर कोई जो मैन और वीमेन है उनको इक्वली सोसाइटी में वो सब इक्वल हैं। दे विल ऑल्सो इक्वल पॉलिटिकली, और साथ ही वो पॉलिटिकली भी इक्वल है, यानी उन सभी को कोई भी एज अ कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकता है इलेक्शन में, और वोट भी सब देते हैं। एक ट्रूली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वही होती है, तभी पॉसिबल है जब वो डेमोक्रेटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी, यानी सोसाइटी भी उसकी डेमोक्रेटिक वे में हो, यानी समानता हो सभी लोगों में, किसी तरह का कोई भेदभाव ना पाया जाए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में। तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी से क्या मतलब है? इकोनॉमिक का मतलब ये होता है पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, यानी सब लोग अपना जो भरण पोषण है, अपने जो बेसिक नीड्स हैं, फूड, क्लोथ, शेल्टर और आजकल मेडिसिन भी, उसको वो फुलफिल कर लें, यानी इतनी इनकम कमा लें जिससे वो ये सारी चीज़ों को फुलफिल कर लें। तो इसमें भी समानता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ लोग बहुत अमीर होते जा रहे हैं और कुछ लोग बहुत गरीब हैं। सोसाइटी में सभी लोग जो है उनको इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलने चाहिए, यानी पैसा कमाने का सेम अधिकार मिलना चाहिए, सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलने चाहिए, यानी मौके मिलने चाहिए। हर कोई फ्री है और सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, मैटर्स ऑफ अर्निंग देयर लाइवलीहुड, जो मैंने बोला अपना भरण पोषण करने में सक्षम होने चाहिए। ऑल शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए जॉब्स की और अपना बिजनेस सेटअप करने की। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब है किसी तरह का एक्सप्लोटेशन ना हो उनके साथ। ऐसा नहीं है कि वो जॉब करने निकले तो उनके ओनर्स जो हैं उनसे काम ज़्यादा कराएं और पैसा कम दें, ठीक है। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी भी उनको सुविधाएं ना दें और पैसे ना दें। तो ये सारी, जैसे लैंडलॉर्ड्स भी बहुत ज़्यादा अपने फार्मर्स को, पीजेंट्स जो लैंडलेस फार्मर्स होते हैं उनके खेतों में काम करते हैं, जमींदारों के, तो वहाँ बहुत एक्सप्लोटेशन होता है, ठीक है। उनके साथ बहुत
बुरा व्यवहार होता है। तो ये सारी चीज़ों को भी देखना है, तभी इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती है। जैसे इक्वल वेजेस, जैसे कहा ना कि अगर यह बहुत चीज़ मैन और वीमेन से रिलेटेड भी होती है। जब वीमेन काम करने निकलती हैं तो उनकी सैलरी मैन के कंपैरिजन कम होती है, जबकि वो सेम काम कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें भी सरकार का काम है कि वो चीज़ों को देखें और ठीक करें। और इक्वल वर्क, ठीक है, जो भी काम करें उसके हिसाब से उन्हें सैलरी मिले। अगर ओवर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अगर ज़्यादा काम कर रहे हैं तो उस हिसाब से उनको ज़्यादा सैलरी भी देनी चाहिए। इसी तरीके से नो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इफ देयर इज नो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द सोसाइटी। अच्छा, जब तक सोसाइटी में फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा वेल्थ का, यानी पैसे का, तब तक इकोनॉमिक डेमोक्रेसी वैसे भी नहीं हो सकती। हमने कई बार देखा है कि कुछ लोगों के हाथों में, मतलब कुछ लोग जो होते हैं सोसाइटी में, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, बहुत इनकम या बहुत वेल्थ होती है। देयर कैन बी नो इकोनॉमिक जस्टिस। तो ये इतना कि इकोनॉमिक जस्टिस तो है नहीं। डेमोक्रेसी बेस्ड है दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पे, लिबर्टी और इक्वेलिटी। लिबर्टी यानी फ्रीडम, इक्वेलिटी मतलब सब इक्वल हो। तो ये इक्वेलिटी की जो बात हो रही है वो हर एक फील्ड में हो रही है, कि पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो या रिलीजियस हो, कि हर किसी को अपना धर्म फॉलो करने की भी इक्वेलिटी होनी चाहिए। तो ये हर एक फील्ड में इक्वेलिटी का मतलब आप लगा सकते हो। इसी तरीके से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बहुत ही विल बी मीनिंगफुल ओनली इफ इट्स सिटीजन्स आर सोशली इक्वल एंड इकोनॉमिकली फ्री। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तभी ज़्यादा मीनिंगफुल अर्थ वाली हो सकती है जब उसके जो सिटीजन्स हैं वो सोसाइटी में इक्वल हों, सोशली इक्वल हों, किसी तरह का भेदभाव ना होता उनके साथ, और इकोनॉमिकली भी फ्री हों, यानी पैसा कमाने के लिए उन्हें मौके मिलें और लीगल वे से वो अपना भरण पोषण कर सकें, पैसा कमा सकें। ठीक है, तो ये बहुत पर्टिकुलर पॉइंट है जो आपको समझना है, लास्ट वाला। और इसी से आप जो है चीज़ों को समझ सकते हैं अच्छे से कि पूरे पूरे चैप्टर का मीनिंग क्या है। ठीक है, पॉलिटिकल इक्वलिटी है, सोशल इक्वलिटी और इकोनॉमिकल इक्वलिटी। साथ ही लिबर्टी इक्वलिटी याद रखिएगा कि हर किसी को हर तरह की फ्रीडम मिलनी चाहिए अपना कोई भी काम करने का, बट कंडीशन ये अप्लाई है कि वो लीगल होना चाहिए। ठीक है, कहीं भी सेटल होने के लिए इंडिया में, कहीं भी कोई बिजनेस कर सके और अपना भरण पोषण कर सके, इक्वलिटी उसको मिलनी चाहिए, किसी तरह का भेदभाव उसके साथ ना हो। तो यही चैप्टर का जो है मेन पॉइंट्स थे। तो आई होप ये चैप्टर को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह की और वीडियोस भी इस चैनल पे अवेलेबल हैं, हर एक चैप्टर के नोट्स की वीडियो अवेलेबल है यहाँ पे, और आपको वो क्लास 6 से लेकर 12 तक मिल जाएंगी। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।